ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बिहार से एक दर्दनाक खबर आई जब रोहतास में रोपवे ट्रायल के दौरान ही टूट गया। इस हादसे में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रोपवे के गिरने से स्थानीय लोग निराश और गुस्से में भी हैं। 1 जनवरी को आम लोगों के लिए खुलने वाला रोपवे ट्रायल में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 13 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। पर्यटन को बढ़ावा देना लक्ष्य था। अब इसे तकनीकी खामी कहें या भ्रष्टाचार, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रोपवे के यूं गिर जाने से 13 करोड़ मिनटों में स्वाहा हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि रोपवे के निर्माण से पर्यटक आकर्षित होंगे, लेकिन ये उम्मीद अभी तो पूरी होने वाली नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए रोपवे ट्रायल के दौरान ही गिर गया। हादसा अगर उद्घाटन के बाद होता तो सोचिए क्या होता। यूपी के मुरादाबाद में एक बेकाबू कार ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ उसी की चर्चा है। सीसीटीवी देखकर तो ऐसा लगा मानो कार को टक्कर मारने का ही काम मिल गया हो। इसके बाद जो हुआ उसे देख लोग खौफ में आ गए, क्योंकि बेकाबू कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस कार ने सिर्फ गाड़ियों में ही टक्कर नहीं मारी, बल्कि कई मकानों से भी टकरा गई। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त तो हुई ही, एक घर की दीवार भी टूट गई, जबकि मेन गेट को भी काफी नुकसान पहुंचा। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने गाड़ी जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। अदब के शहर लखनऊ से गमला चोरी की एक शर्मसार करने वाली खबर आई है। लखनऊ के प्रेरणा स्थल से लोगों के गमले चुराने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चोरी करना नहीं, सारे लोग उठा रहे तो हमने कहा बेस्ट हो जाएगा, तो इसे बढ़िया घर में लगाए। तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली हैं। देख सकते हैं कि कई सारे कपल्स गमला चुराने में जुटे हुए हैं। कपल्स अपनी मनपसंद का गमला छांटते हैं और फिर बाइक पर लेकर चल बनते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कपल्स को गमले चुराते हुए देखकर कुछ लोगों ने रोका भी, लेकिन बिना परवाह किए जिसको जैसे समझ में आया वो वैसे अपने साथ इन गमलों को लेकर चला गया। दरअसल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोमती नदी के किनारे बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। इस राष्ट्रीय स्मारक को फूलों के गमलों से सजाया गया था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद ही वहां गमलों की लूट मच गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बार फिर थार का कहर देखने को मिला। यहाँ बेकाबू थार ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया और सामने से आ रही कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। यही वो थार है जिसके सामने जो कुछ भी आया वो उसे रौंदता चला गया। थार सवार ने क्या कांड किया है जरा देखिए। इस थार ने बुलेट को तोड़ दिया, कार का ऐसा हाल कर दिया, नई कार को वापस रिपेयर सेंटर भेज दिया, और तो और दफ्तर से घर लौट रहे शख्स का तो हाल ही बेहाल कर दिया। मैं अपने ड्यूटी से वापसी घर जा रहा था तो एक ब्लैक कलर की थार जो मेरे को साइड से मार के गई है, 100 के आसपास में स्पीड पे होगी, और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि थार को चलाने वाला एक नाबालिग था जो कि किराए पर थार लेकर सड़क पर उतरा था। फरार आरोपी थार चालक अब पुलिस के कब्जे में। पुलिस ने गाड़ी भी सीज कर दी है। बीएमसी चुनाव से पहले इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में गहमा गहमी का माहौल है। मेयर की कुर्सी को लेकर चल रही लड़ाई अब सीधे धर्म के मुद्दे तक आ पहुंची है। इस विवाद को और ज्यादा हवा दी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने, जब उन्होंने यह दावा कर दिया कि मुंबई का मेयर तो कोई मराठी ही बनेगा। इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की त्योरियां चढ़ गई। वारिस पठान ने कह दिया कि मुंबई का मेयर कोई मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता। मैं तो चाहूंगा क्यों ना कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर, क्यों नहीं बन सकता भाई? देश सभी का है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है। सीएम फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि उनकी लढाई सिर्फ जिहादी मानसिकता वाले लोगों से है। आणि या मुंबईमध्ये ज्या प्रकारे आज राष्ट्रवादी आमच्या ज्या शक्ती आहेत, या शक्तींच्या विरुद्ध ज्या प्रकारे जिहादी मानसिकता तयार होते आहे, ती मानसिकता ठेचण्याकरता या निवडणुकीमध्ये आम्ही उतरलेलो आहोत। बीएमसी चुनाव अगले साल 15 जनवरी को होंगे, वहीं वोटों की गिनती का काम 16 जनवरी को होगा। बीएमसी चुनावों से ठीक पहले टीआईएसएस यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल
साइंसेस के आंकड़ों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2051 तक मुंबई में मुस्लिमों की आबादी 4 गुना हो जाएगी। और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया। TISS के रिसर्च के मुताबिक 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी, जो साल 2011 तक घटकर 66 रह गई। रिपोर्ट में ये अनुमान है कि अगर अवैध घुसपैठ इसी रफ्तार से जारी रही तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54% से भी कम रह जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी। 2011 में ये बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2051 तक की आबादी लगभग 30% तक पहुंच जाएगी। मुंबई में 1961 में 88% हिंदू थे। जिस प्रकार से मुस्लिम, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुंबई में आ रहे हैं घुसपैठिए, 2051 में ये 88% हिंदू 54% रह जाएंगे। दावा ये भी किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से घुसपैठ की तादाद बढ़ती रही तो शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। पीड़िता ने अपनी मां के साथ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कुलदीप सेंगर की जो ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके साथ आए हैं और आखिरी तक हम लोग लड़ेंगे। पीड़िता के समर्थन में जुटी इन महिलाओं ने फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर है और आप यहाँ देख सकते हैं उन्नाव जमानत पीड़िता के समर्थन में यहाँ पर काफी महिलाएं पहुँची हैं। हाई कोर्ट बंद होने की वजह से पीड़िता ने जज को बुलाने की मांग की। जैसा आपको घर से बुलाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके, मेरा भी अधिकार है करने का, जारी रहेगा। वहीं पीड़िता की मां ने कहा कि न्याय मिलने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हाई कोर्ट बंद रहेगा जब तक का हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जब तक का हाई कोर्ट नहीं खुलेगा। 8 दिन में खुलेगा, महीना में खुलेगा। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप लगाया। और अब देश के करोड़ों नौजवानों और उनके माता पिता को सावधान करने वाली खबर। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सट्टेबाजी की लत एक युवक को इतनी भारी पड़ गई कि उसकी जान ही चली गई। और किसी युवक के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए परिवार और दोस्तों ने सबको जागरूक करने के लिए बाइक रैली निकाली। मृतक की फोटो हाथ में लेकर कई किलोमीटर तक ये रैली चली। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के देबड़ागुड़ा गांव में 20 साल के युवक ने अपने माता पिता से 1 लाख रुपए लिए थे, जिसे उसने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में लगा दिया, जहां वो पूरी रकम हार गया। नुकसान से परेशान होकर और माता पिता के सवालों के डर से युवक ने आत्महत्या कर ली। इस कहानी से सबक मिलता है कि गलत तरीके से जल्दी पैसा कमाने का चक्कर बहुत भारी पड़ सकता है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर मचे सियासी घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें कड़ी हिदायत दी। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की बात कही। पंकज चौधरी ने साफ कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि पार्टी के संविधान और आदर्शों से बंधा हुआ है। अगर कोई भी गतिविधि इन आदर्शों से भटकती नजर आएगी तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी के नेता नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। ये बीजेपी के संविधान और आदर्श के खिलाफ है। वर्ग विशेष की राजनीति में पार्टी विश्वास नहीं करती, इससे गलत संदेश जाएगा। बीजेपी सिर्फ विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। दोबारा ऐसा हुआ तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। 3 दिन पहले ही लखनऊ स्थित विधायक PN पाठक के घर बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। लेकिन पंकज चौधरी के इस बयान के बाद साफ हो गया कि पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भले ही ब्राह्मण विधायकों को फटकार लगाई हो, लेकिन इस पर सियासत थमती नहीं नजर आ रही। विपक्ष ने इसे बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के अंदर असंतोष का नतीजा बताया और योगी सरकार पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद ने भी शिवपाल यादव की तरह नाराज ब्राह्मण विधायकों को समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दे डाला। शिवपाल जी ने बहुत अच्छा कहा, मैं भी सबका स्वागत करूंगा। अगर आवे तो मैं सबका स्वागत करूंगा। और आज नहीं आएंगे तो कल तो इनको आना है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि सभी वर्ग के लोग नाराज हैं। जो असंतोष का पानी है अब उस सर के ऊपर से बह रहा है। लोग बैठक कर रहे हैं और उसको दबाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को चिट्ठी जारी करनी पड़ रही है। बीजेपी आलाकमान ने बैठक कर
ब्राह्मण विधायकों को सख्त संदेश दिया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। नवी मुंबई के तलोजा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सबकी सांसें अटक गई। और भयंकर आग को देखकर इलाके में चीख पुकार मच गई। कोई पानी लेकर भागा तो कोई आग बुझाने की गैस। आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में फैला धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा था। नवी मुंबई के तलोजा इलाके में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन कंपनी में केमिकल होने की वजह से आग इतनी तेजी से भड़की कि इस पर काबू पाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। क्या ठाकरे परिवार के बाद अब पवार परिवार भी एकजुट होने वाला है? क्योंकि सियासी हलकों में यह चर्चा काफी तेज हो रही है कि चाचा और भतीजा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव एक साथ लड़ने वाले हैं। इस दावे को और ज्यादा हवा तब मिली जब गुरुवार को पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार और शरद गुट के नेता रोहित पवार के बीच लंबी बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार अब बीजेपी और शिंदे गुट के साथ चुनाव लड़ने के बजाय किसी और पार्टी का साथ चाहते हैं। इधर शरद पवार और अजित पवार के बीच बढ़ती नजदीकियों से बीजेपी असहज हो गई है। जब तक अधिकृत घोषणा शरद पवार जी की ओर से नहीं होती या अजित दादा की ओर से नहीं होती, तब तक इस पर बोलना जल्दबाजी होगी। हालांकि शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि शरद पवार कब क्या कर दें ये किसी को नहीं पता। अजित पवार और शरद पवार एकत्र आले तर आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही। जानकारी के मुताबिक अजित पवार कई शहरों में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट पहले ही 150 से ज्यादा सीटों पर आपसी समझौता कर चुके हैं। झारखंड के गिरिडीह से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पत्नी के ससुराल जाने पर नाराज पति जेसीबी लेकर उसके मायके पहुंच गया और पत्नी के मायके वाले घर पर जेसीबी चला दी। नाराज पति पिंटू मंडल ने पत्नी के मायके के घर की बाउंड्री वॉल को मलबे में बदल दिया। वो तो गनीमत रही कि पिंटू जेसीबी को आगे बढ़ाता, उससे पहले गांव वाले जुट गए और उन्होंने उसे रोक लिया और बोला था कि गेट खोलो, बच्चा दो हमको, गेट खोलो, बच्चा दो, नहीं तो जान से मार देंगे पूरा एकदम। और हमको पूरा जलील करके और मतलब कि जेसीबी गाड़ी से पूरा डोजरिंग करने लगा पूरा घर। बताया जा रहा है कि पिंटू पत्नी के बार बार मायके जाने से नाराज था। वहीं उसके ससुराल वालों का आरोप है कि पिंटू अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। भीमलाल मंडल के घर में उसके मारपीट किया, पूरा मारपीट करने के बाद में गांव समाज को आदमी जमा किए, वो सब विदा कर दिया वहां से। शाम को तुरंत फिर आ गया, हम चल गए ड्यूटी जाने के बाद में आया और वो गाड़ी गलौज करके गेट खुलवाया। इस मामले में पिंटू के ससुराल वालों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में उत्तरकाशी में यमुना घाटी के जंगल धधकती आग से तप रहे हैं। ये आग का दायरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जंगली जानवरों की जिंदगी पर भी अब खतरा है। आग की उठती लपटें लगातार ऊंची हो रही है और साथ ही बढ़ता जा रहा है आग का दायरा, जिसने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आग यमुना वन प्रभाग के ऊपरी हिस्से से लेकर टॉन्स वन प्रभाग तक फैल गई। कितने ही पेड़ जलकर राख हो गए। वन विभाग और दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग को फैलने से रोकने में सफलता नहीं मिल रही, जिससे आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग भी दहशत में हैं। वहीं जंगली जानवरों की जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हलचल देखी गई। आधी रात के करीब 4 से 5 गाड़ियों में सामान आवास से बाहर निकाला गया। यानी राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामने आए वीडियो में कई गाड़ियां आवास में आती जाती दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक पौधे और गमलों को गाड़ियों में भरकर गोला रोड स्थित एक गौशाला में अस्थायी रूप से रखा गया। रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट करने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बेनामी संपत्तियां, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो दर्ज संपत्तियां हैं, उसके आधार पर वो बिहार के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। तो वहीं आरजेडी ने नीतीश सरकार पर लालू परिवार का अपमान करने का आरोप लगाया। सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का, ये सब चलने वाला नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।